वेलकम टू आर एस क्लास। मैं कौशल सिंह एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हो सब लोग? अच्छे ही होंगे। तो चलो आइए देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860, जो कि अध्याय पहला पढ़ चुके हैं हम। आज है आपका अध्याय 2। देखिए, आईपीसी 1860। अध्याय 2, जिसमें कि आपकी छः से छः से 52 धाराएं हैं। इंडियन पेनल कोड का अध्ययन कर रहे हैं हम। अध्याय 1 पढ़ चुके हैं। अब है आपका अध्याय 2। अध्याय 1 था, उसमें थी 1 से 5 तक धाराएं। इसमें है आपकी 6 से लेके 52 तक धाराएं। तो एक एक करके सभी धाराओं का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, धारा 6। धारा 6 क्या कहती है आपकी? संहिता में की परिभाषाओं को अपवादों के अधीन समझा जाना। देखिए, धारा 6 क्या कहती है आपकी? संहिता में की परिभाषाओं को अपवादों के अधीन समझा जाना। देखिए, ये जो है समझ में नहीं आता है कि ये कह क्या रहा है, अपवादों के अधीन समझा जाना। बहुत ही सीधी सी बात है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यानी एग्जाम्पल 1 देखिए, कम 7 वर्ष से कम आयु का बालक जो भी अपराध करता है, चाहे वो हत्या हुई, चाहे वो लूट हुई, चाहे वो डकैती हुई, चाहे वो मारपीट हुई, यानी अपराध की श्रेणी में जितने भी कार्य आते हैं जिन्हें अपराध कहा जाता है, वो अपराध नहीं माना जाएगा। 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। यह हुआ इसका अपवाद। क्या हुआ ये इसका? अपवाद। ये अपवाद हुआ इसका। यानी कि जो कह रहा है, संहिता में की परिभाषाओं को अपवादों के अधीन समझा जाना। 7 वर्ष से कम आयु का बालक कोई भी अपराध करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ये इसका अपवाद हुआ। ठीक है, समझे? एग्जाम्पल दूसरा देखिए। एग्जाम्पल दूसरा देखिए। का नाम का व्यक्ति या को बिना वारंट के गिरफ्तार करता है। का जो कि पुलिस अधिकारी है, या को बिना वारंट के गिरफ्तार करता है तो वह अपवाद समझा जाएगा। क्यों?
क्योंकि वो या को पकड़ने के लिए विधि द्वारा बाध्य था। या को पकड़ने के लिए विधि द्वारा बाध्य था का, जो कि पुलिस अधिकारी है, इसीलिए वह अपराध नहीं समझा जाएगा, वो विधि द्वारा बाध्य था। यहाँ पे 7 वर्ष से कम थी इसकी आयु, और यहाँ पे वो विधि द्वारा बाध्य था या को पकड़ने के लिए, इसलिए ये अपराध नहीं माना जाएगा। ये भी एक अपवाद हुआ। क्या हुआ? ये भी एक अपवाद हुआ आपका। चलिए देखिए, अच्छी तरह से समझ चुके हैं ना आप। चलिए अब देखते हैं आपकी धारा 7 क्या कहती है। देखो, धारा 7, धारा 7 कहती है आपकी, एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, यानी एक बार जो स्पष्ट कर दिया किसी भी पद में, यानी किसी भी धारा में, यानी अपराध शब्द है कोई। देखिए, अपराध शब्द का एक बार स्पष्टीकृत कर दिया और उसका फिर दूसरी जगह ही अपराध ही आएगा, यानी जो एक बार स्पष्टीकृत कर दिया एक पद में, वो शब्द वो ही आएगा। अपराध अगर शब्द लिख दिया हमने यहाँ धारा 7 में, तो वो धारा 8 में या धारा 9 में, धारा 10 में, धारा 20 में, धारा 21 में अपराध शब्द ही बोला जाएगा, इसे ना कि चेंज किया जाए। सॉरी। क्या बोला जाएगा? अपराध शब्द ही बोला जाएगा। इसका मतलब है एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। ठीक है, अपराध शब्द ही बोला जाएगा इसमें। अब आ जाती है आपकी धारा 8। आ जाएगा, चलो इसे रफ कर देते हैं। देखिए, अब आ जाती है आपकी धारा 8। लिंग। धारा 8 में है आपका लिंग। लिंग शब्द नर या नारी। लिंग शब्द वह हर आयु का नर, चाहे वो बालक हो या अधेड़ अवस्था में हो या युवा हो, नर के लिए नर का ही प्रयोग होगा और नारी के लिए नारी का ही होगा, चाहे वो बच्ची हो, लेडीज हो, कोई भी हो, नारी। ठीक है, ये धारा 8 कहती है आपकी लिंग। अब आ जाती है आपकी धारा 9। धारा 9 क्या कहती है आपकी? वचन। वचन देखिए, वचन देखिए धारा 9 में इसका क्या तात्पर्य वचन का, यानी एक वचन, अपराध। वचन यानी एक वचन हो गया इसमें अपराध। ठीक है, अपराध। और दूसरा हो गया इसमें अपराधी।
क्या हुआ इसमें? अपराधियों, यानी वचन, अपराध और अपराधियों, इसका तात्पर्य ये हुआ आपका धारा 9 में, वचन और अपराधी, वचन, अपराध और अपराधियों। क्या हुआ? वचन, अपराध और अपराधियों। धारा 10 कहती है आपकी स्त्री पुरुष। देखिए स्त्री पुरुष धारा 10 कहती है आपकी, यानी ये धारा 8 से मिलती जुलती है, धारा 8 से मिलती जुलती है। इसमें नर या नारी का बात कही गई है, इसमें स्त्री और पुरुष, यानी स्त्री 0 से लेके जितनी भी आयु हो इसकी, 70, 80 जितनी भी आयु का स्त्री हो, और पुरुष 0 से लेके जितनी भी आयु तक पुरुष हो, 70, 90, 100 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितनी भी हो सकती है। स्त्री में 0 से लेके कितनी भी आयु तक स्त्री, और पुरुष में 0 से लेके कितनी भी आयु तक पुरुष। ये आप याद रखिएगा, यानी धारा 8 में से मिला के चल सकते हो। चलिए अब आती है आपकी धारा, चलो इसे रहने दें, अब आती है आपकी धारा 11। धारा 11, देखिए धारा 11 आपकी क्या कहती है? धारा 11 कहती है आपकी व्यक्ति, यानी व्यक्ति। देखिए 11 से आपको पता चल रहा है कि ये व्यक्ति हैं। ये व्यक्ति बना दी हमने, एक व्यक्ति ये रहा और एक व्यक्ति ये रहा, 11, यानी इसमें व्यक्तियों की बात की गई है। इसके अंदर में देखिए व्यक्ति, कंपनी, जो कि निगमित हो या ना हो, ठीक है, वो व्यक्ति शब्द में आएगी, यानी कंट्रोल, निगमित यानी कंट्रोल, निगमित हो या ना हो व्यक्ति शब्द के अंतर्गत में आएगी, ठीक है। अब आ जाती है आपकी धारा 12। देखिए बोर्ड को क्लीन करते हैं। चलिए अब देखते हैं आपकी धारा 12। धारा 12, धारा 12 क्या कहती है आपकी? धारा 12 कहती है लोक और समुदाय, लोक और समुदाय, यानी लोग, वर्ग और समुदाय, यानी वर्ग होते हैं जो कि लोग होते हैं, और कई वर्ग मिलकर समुदाय बना लेते हैं, कई वर्ग मिलकर समुदाय बन जाता है। इसकी बात कही गई है आपकी धारा 12 में। धारा 12 में आपकी ये बात कही गई है। अब आ जाती है आपकी धारा 13। धारा 13 को समाप्त कर दिया गया है, ये अब नहीं है, धारा 13 नहीं है। अब आती है आपकी धारा 14। देखिए
धारा 14 सरकार का सेवक। देखिए सरकार का सेवक नियुक्ति और नियोजित। देखिए सरकार का सेवक, नियुक्ति और नियोजित, इनमें इन दो बातों की गणना की गई है, यानी इन दो बातों को कहा गया है। नियुक्ति जो कि सरकार के द्वारा की जाती है, नियुक्ति सरकार के द्वारा दी जाती है, जिसमें कि आपका वेतन जो है फिक्स रहता है और जितनी भी सुविधा होती हैं वो सरकार के द्वारा फिक्स रहती हैं, जो कि नियुक्ति दी जाती है किसी एग्ज़ाम को पास करके। जैसे कि अभी आप COP का एग्ज़ाम देने गए थे तो उससे आपको क्या मिलेगा, COP नंबर मिलेगा। AIP का एग्ज़ाम हुआ था, AIBA, ठीक है। तो और जैसे कि टीचर की CTET होता है, उसके बाद सुपर टेट होता है, तो उसके बाद क्या मिलती है आपको, इन दोनों को क्वालिफाई करने के बाद नियुक्ति मिलती है, नियुक्ति मिलती है। और नियोजित क्या हुआ आपका, नियोजित जो कि अब अभी पहले यूपी में चला था, जितने भी शिक्षा मित्र थे उनको नियोजित किया गया था। कौन थे, जितने भी शिक्षा मित्र थे उनको नियोजित किया गया था, यूपी में भी और बिहार में भी। यूपी में भी और बिहार में भी नियोजित किया गया था जितने भी शिक्षा मित्र थे। नियोजित का मतलब हुआ यानी सरकार अपनी तरफ से एक ऐलान कर देती है कि 10 या 12 या 15 या 20 हजार रुपए की सैलरी तुम्हें दी जाएगी। सरकार अपनी तरफ से नियोजित करती है और इसमें पहले से ही सैलरी उनकी तय होती है और सैलरी स्केल महंगाई भत्ता बढ़ता जाता है, उसके हिसाब से सैलरी बढ़ती जाती है। लेकिन इनकी नियोजित पहले से होती है, यानी 12,000 में तुम ये सारा काम करोगे। जैसे कि शिक्षा मित्र थे जो 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, यानी 25-25 हज़ार जितनी भी रही हो सैलरी, एग्जाम्पल के लिए ये हमने लिया है, ठीक है। तो ये हुआ धारा 14 में इनकी बात कही गई है। देखिए अब आ जाता है आपका धारा 15। धारा 15 भी समाप्त कर दिया गया है, धारा 15 को भी समाप्त कर दिया गया है। देखिए अब आती है आपकी धारा 17। देखिए ऐसे ही देखते रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए एक एक पॉइंट क्लियर करके समझा दूंगा आपको, ये दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही ये पड़ेगी कि आईपीसी में ये सेक्शन क्या कह रहा है और ये धारा क्या कह रही है, ठीक है। बस वीडियो देखते रहिए। देखिए धारा 17, धारा 17 यानी सरकार। धारा 17 कहती है आपकी सरकार। रुको, सूखा कपड़ा है ये मेरे पास, बड़ी ही जोर लगाना पड़ता है साफ करने के लिए, तब जाके ये बोर्ड सूखता है। कितनी मेहनत कर रहा हूं। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और जितने भी आपके मिलने जुलने वाले हैं उनके पास शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इतनी तो कर ही सकते हो यार, ठीक है। धारा 17 देखिए सरकार। सरकार शब्द, देखिए सरकार शब्द केंद्र और राज्य दोनों से तात्पर्य है, ना कि केंद्रीय सरकार से तात्पर्य है और ना ही सिर्फ राज्य की सरकार से तात्पर्य है, ठीक है। ये केंद्र की सरकार से भी तात्पर्य है इसका और राज्य की सरकार से भी इसका तात्पर्य है। इसमें दोनों सरकारों की बात कही गई है धारा 17 में। किसमें? धारा 17 में
धारा 17 यानी 17 यानी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बारे में धारा 17 में कहा गया है। ठीक है, अब आती है आपकी धारा 19। देखिए शायद धारा 18 के बाद ही तो 19 आएगा यार। देखिए धारा 18, देखिए धारा 18 भारत। देखिए धारा 18 भारत जो कि इसका जो भारतीय दंड संहिता है, इसका जो कि इसका उपयोग किया जाएगा वो पूरे भारत में किया जाएगा, जो कि पहले J&K में नहीं था। जम्मू और कश्मीर में इसका उपयोग पहले नहीं था, लेकिन धारा 370 का जो उठाई गई है उसके बाद यहां भी अब ये लागू होगी, J&K में भी ये लागू होगी। ठीक है, यानी पूरे भारत में इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, सॉरी। अब आती है आपकी धारा 19। अब आएगी धारा 19, ये रफ कर दूं। ठीक है, एक एक बात आपको समझ में बैठ जाएगी, बिल्कुल भेजे में घुसा दूंगा ये आपकी, दोबारा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी जानने की कि इसमें क्या था। बस वीडियो देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और जितने भी साथी हैं आपके मिलने वाले उनके पास शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो देखिए धारा 19 न्यायाधीश। यानी जैसे शहर में जो कचरा होता है, क्या होता है कचरा, शहर में जो कचरा होता है उसकी साफ सफाई का कार्य किसके ऊपर होता है, नगर निगम के ऊपर। नगर निगम क्या करता है, शहर की जो गंदगी है, शहर में जो कचरा है, जहां भी गंदगी हुई है उसकी साफ सफाई का कारण नगर निगम के ऊपर है। यानी ऐसे ही जितने भी अपराध हैं, जितने भी अपराध होते हैं पूरे भारत में, और उनका क्या किया है, सरकार ने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, और उनके लिए जिनकी उनकी गंदगी का सफाया करने के लिए न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है, जो कि एक विधि के अंडर में काम करेंगे, और उस जितने भी अपराधी पनप रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में उनका सफाया किया जाएगा। इसी तरह मैंने ये आपको एक एग्जाम्पल लिया था, यानी आप समझ जाओ। तो क्या है धारा 19 में, न्यायाधीश किसके लिए है, जितने भी अपराध हो रहे हैं उन सब का न्यायाधीश क्या करता है, सजा सुनाता है उन्हें। पुलिस उन्हें लेके जाती है रिमांड पे, तो क्या करता है न्यायाधीश, उन्हें सजा सुनाता है, कस्टडी में भेज के उन्हें जेल भी भेज दिया जाता है, और जितनी भी जेल में अपराधी पड़े हैं उनको न्यायाधीश बाहर निकालता है। किसके द्वारा होता है, वकीलों द्वारा ये। ठीक है, और किसके अंडर में रह के काम करते हैं ये सब, विधि के अंडर में। किसके, विधि के अंडर में ये सब रह के कार्य किए जाते हैं, जो कि कानून होता है। ठीक है, कानून के अंडर में ये कार्य किया जाता है। देखिए अब आता है आपका धारा 20। देखिए धारा 20 कहती है आपकी न्यायालय। देखिए वही बात आ गई। देखिए न्यायालय, अभी जो मैंने आपको कहा था, चलो इसे रफ नहीं कर रहा मैं, धारा 20 न्यायालय। देखिए न्यायालय क्या होता है, अभी जो मैंने आपको व्याख्या की कि न्यायाधीश होते हैं जो कि कहां होते हैं,
न्यायालय में, यानी शहर की जो गंदगी है, जो भी अपराध पनप रहा है, उसे सफा करने के लिए एक न्यायालय की व्यवस्था की गई है हर जिले में। किसमें? हर जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की व्यवस्था की गई है न्यायालय की। और वो न्यायालय में कौन है? उसमें नियुक्त हैं आपके न्यायाधीश। कौन है? न्यायालय में नियुक्त किए गए आपके न्यायाधीश। वो क्या करते हैं? वो जितने भी अपराधी हैं, जितने भी अपराध पनप रहे हैं, पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाती है। विधि के अंडर में ये काम होता है। पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाती है, कस्टडी देती है और फिर उनका रिमांड होता है। कहाँ? न्यायाधीश के सामने उनका रिमांड होता है। रिमांड होने के बाद वो जेल में, कस्टडी में भेज दिए जाते हैं। आपने मूवियों में देखा होगा, इतने दिन की न्यायिक हिरासत में यानी कस्टडी में भेजा जाता है ना, ठीक है। फिर न्यायालय में न्यायाधीश क्या करते हैं? इनको जेल में भेज देते हैं, इनको सुधारने के लिए। लेकिन बहुत से होते हैं वो नहीं सुधरते, फिर भी वही कार्य करते हैं जो कि वो पहले करके गए हैं हवालात में, ठीक है। और आशा करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इसके जो आगे के धाराएं हैं वो आगे की क्लास में लिए जाएंगे। और जितने भी भाई बहन देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।